नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस खास शो में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में टॉप लेवल पर राजनीतिक उठापटक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल गाजियाबाद के लोनी के एक विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। हाल में विवादित बयानों और योगी सरकार पर हमलों के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं नंद किशोर गुर्जर के साथ समर्थन में खड़े हैं। इसके बाद सियासी हलचल तेज है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि पिछले हफ्ते गुरुवार को बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कलश यात्रा निकाल रहे थे। उन दिनों तो उनका एक जगह पर पुलिस से टकराव हुआ, धक्का मुक्की हुई, विधायक जी का कुर्ता तक फट गया। विधायक जी ने गुस्साए विधायक जी ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, सरकार की आलोचना की। शुक्रवार को एक कदम और आगे चले गए और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। शनिवार को उन्होंने ये तक कहा कि अधिकारी सीएम योगी को गुमराह करके खजाना लूट रहे हैं। शनिवार को और आगे चले गए, कहा कि महाराज जी कोट अनकोट महाराज जी पर किसी ने तंत्र मंत्र का असर करके उनका दिमाग बांध दिया है। अब आप देखिए बयानों की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक पार्टी पर हमला किया, लेकिन पार्टी ने जब उन्हें कारण बताओ एक नोटिस जारी कर दिया कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, तो ऐसी हालात में रविवार को एक मंच साझा किया केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रेटर नोएडा में। उस मंच पर नंद किशोर गुर्जर भी थे और केशव प्रसाद मौर्य खुलकर नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में खड़े नजर आए। जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आज क्योंकि नंद किशोर गुर्जर जी फटे कुर्ते में मेरे सामने है, मुझे देख करके कष्ट भी हो रहा है और यह भी कहे बगैर अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बात अधूरी है। जिन अधिकारियों ने भी, यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, उनको कोई धक्का मुक्की करने का काम नहीं करता है। इसको हम आपको आश्वस्त करना चाहते, इसको बहुत गंभीरता से बात भी होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। आप सबको कहना तो आपने सुन लिया कि कहा कि जिन्होंने नंद किशोर गुर्जर के साथ ऐसा बर्ताव किया है, जिन अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। पार्टी नंद किशोर गुर्जर को कह रही है कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों ना कर ली जाए। अभी इससे पहले हाल में हरदोई में एक गोपामऊ विधानसभा सीट है, वहां के एक विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश। उन्होंने एक मंच पर कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। एक बार जरा ये बयान भी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अब देखिए, मन में एक बात आई, कह दिया कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य से इस बयान पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने बड़ी ही सौम्यता से ये कह दिया कि भैया सीरियसली मत लीजिए, ये पार्टी का बयान नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ ही है, आप इसे पार्टी का निर्णय मत मानिए। तो कोई कह सकता है कि बीजेपी के इक्का दुक्का विधायक अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की बातें कह रहे हैं तो उन बयानों का क्या ही मतलब है। तो वो मतलब ढूंढने के लिए जरा हम आपको योगी आदित्यनाथ के दो बयान सुनवाते हैं, जो हाल में एक तो उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिया था और एक पिछले हफ्ते अयोध्या में उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान दिया। जरा ये दो बयान सुनिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का भी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं,
राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पर अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ। मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे तो अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूँ। तो आपने सुना कि सत्ता के लिए यहाँ कौन आया है। राम मंदिर के लिए सत्ता जाती है तो जाए, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा अगर कहा जाएगा। तो ये दो बयान पिछले दिनों में दिए। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा भी हमारे साथ हैं। पहले कुमार अभिषेक, आपसे जानना चाहता हूं कि फटे कुर्ते में सरकार को कटघरे में खड़ा करता बीजेपी का विधायक, मंच से केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की सिफारिश करता हुआ विधायक के समर्थन में खड़े केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर जाने की और सत्ता की जाने की बात करते योगी आदित्यनाथ, क्या हो रहा है यूपी की बीजेपी में? देखिए नीरज, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके से बैक टू बैक दो विधायकों के बयान हैं और उसी तरीके से बैक टू बैक मुख्यमंत्री के दो बयान हैं कि वो गोरखपुर बैक हो सकते हैं, इसने एक संशय तो पैदा कर ही दिया है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य का दोनों जगहों पर होना, लोनी के विधायक के समर्थन में भी खड़ा होना और उस मंच पर होना जहां पर उनके लिए ही मांग की गई कि वो उत्तर प्रदेश संभाले। तो निश्चित तौर पर जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में ये जो चीजें घटी हैं, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा के साथ साथ लोगों के कौतूहल का भी विषय है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों विधायकों की जो बातें आई हैं सामने, पहले हम गुर्जर की ही बात कर लेते हैं, नंदकिशोर गुर्जर की। तो नंदकिशोर गुर्जर का तो अगर आप देखें तो बहुत समय से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खास करके उनके जो जितने जो उनका पूरी ब्यूरोक्रेसी है, नोएडा गाजियाबाद से लेकर के दिल्ली तक, वो उसके खिलाफ हमेशा से बोलते रहे। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो नया बात हुआ कि वो कलश यात्रा लेकर निकल रहे थे और महिलाओं की यात्रा थी और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। हालांकि वीडियोस दोनों तरह के आए हैं कि इनके भी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के वीडियो वायरल हैं और फिर इनका फटा हुआ कुर्ता। और एक तो इन्होंने, चूंकि बहुत समय से नंदकिशोर गुर्जर ने एक मुहिम छेड़ रखी है, तो अब उस फटे कुर्ते के साथ वो पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी एक कार्यक्रम में थे, हालांकि वो निजी कार्यक्रम ही था। तो कड़ियां तो जोड़ी जाएंगी इस पूरे मामले को देखते हुए कि आखिर उनके सामने ही क्यों ये डिमांड हुआ कि भाई आप प्रदेश संभालें। उन्होंने ही क्यों कहा कि भाई जिस अधिकारी ने किया है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दोनों बयान ऐसे हैं जो कि संदेह पैदा करते हैं। लेकिन आप दूसरी बात देखिए जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर से सफाई मांगी गई है, उनसे कहा गया है कि भाई आप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। क्या केशव प्रसाद मौर्य अब दिल्ली के खिलाफ जा सकते हैं? क्योंकि ये फैसला तो दिल्ली ने किया है कि भाई इनसे अब कारण बताओ नोटिस पूछो। जरूरत से ज्यादा हो चुका है, यानी कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो नंदकिशोर गुर्जर लगातार अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। वो सरकार को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो उनको अधिकारियों के खिलाफ ही उनका सारा गुस्सा है। सरकार और मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा एसपी, डीएम, कमिश्नर, उनका पूरा गुस्सा उनके खिलाफ हमेशा से रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात और है जो केशव मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो विधायक जैसा भी हो, वो विधायकों के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम में थे और दिल्ली से कारण बताओ नोटिस हालांकि लखनऊ से ही जारी हुआ, लेकिन दिल्ली ने कहा कि आप कारण बताओ नोटिस अब जारी करो, अब ये ज्यादा हो गया है, उसके बाद वो जारी हुआ। तो केशव मौर्य ने जो वहां पर स्टैंड लिया, कोई बहुत खुल करके ऐसा स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई राम भक्तों पर लाठियां नहीं बरसनी चाहिए, राम भक्तों पर तो फूल बरसाए जाते हैं, और अगर किसी ने इनके खिलाफ किया है तो उनके खिलाफ सरकार
जांच करेगी और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो देखिए ये दोनों बातें हैं। एक जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि इसके भीतर कोई इतनी बड़ी चीज मैं देखूं कि अचानक से विधायकों का विद्रोह शुरू हो गया है। मैं ऐसा नहीं देखता। हाँ, ये जरूर है कि अगर विधायकों की नाराजगी है तो नाराज विधायकों को के साथ हमेशा केशव मौर्य खड़े हो जाते हैं, चाहे वो विधायक नाराज हो या फिर ना भी नाराज हो, लेकिन विधायकों का एक बड़ा वर्ग है जो कि उनको समर्थन देता है। ऐसी स्थिति में जब दो दो विधायक ऐसी बातें कह रहे हैं तो लाजमी है कि इस पर चर्चा छिड़ेगी, और फिलहाल मुझे जो लग रहा है नीरज, वो चर्चा वही चल रही है। नीरज। बिल्कुल। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वैसे तो हम हमें जब एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया, अगर वहां से हम पिछले ये 8 साल की यात्रा देखें तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य आमने सामने खड़े नजर आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के टॉप लेवल पर बीजेपी में कुछ तनातनी की बातें आती हैं। लेकिन मैं अभी पहले फिलहाल इन्हीं 2-3 दिन के इस मसले पर जो हमने अभी बताया और दिखाया दर्शकों को, क्या आपको ये तार जुड़ते हुए नजर आते हैं? ये रह रहकर बात फिर सामने क्यों आ जाती है? देखिए, ये तो सही बात है कि 2017 में चुनाव के बाद जब सरकार बनी थी तो कुछ न कुछ तलवार तो उसी वक्त की खींची हुई थी। केशव मौर्य पार्टी के अध्यक्ष थे और ये माना जा रहा था कि उनकी मेहनत से जीत हुई है, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक खिंचाव तो पार्टी के भीतर था। उसके बाद योगी की कार्यशैली ने एक कई बार विधायकों को नाराज भी किया। आप याद करें कि एक बार विधानसभा में ही तकरीबन 200 भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन से बाहर जाना और फिर जिन वजहों से बाहर जाना, जिन आरोपों से बाहर जाना, वो भी ये थे कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, और उसके बाद वापस आना। रह के एक मैसेज ये जाता है कि इस शासन के भीतर जनप्रतिनिधियों के ऊपर अधिकारी हावी हो, और नंदकिशोर गुर्जर का केस हो या इस तरह के दूसरे भी केस हो, वही बात। लेकिन हां, ये है कि ये जो सियासी गर्मी चढ़ी है, ये एक तरफा नहीं है कि किसी एक पक्ष ने कुछ कह दिया और दूसरे पक्ष ने उसको कारण बताओ नोटिस दे दी। दूसरा, संगठन और सरकार के बीच के तालमेल को लेकर के भी बड़े सवाल जवाब होते रहे, बड़ी चर्चाएं होती रही हैं। जब पिछली बार कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, बैठक हुई थी पार्टी के भीतर, और उसके बाद ये हुआ था कि विधायकों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और सांसदों से मुलाकात करेंगे, तो ये सब चल रहा था। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि स्मूथनेस नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, खेमा तो बना हुआ है। और अब जबकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है, तब भी ये खेमा बना है। आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी, ज्यादा सीटें हार गई, उनकी सीटें कम हुई, तो उसके बाद भी एक तरफ से ये चर्चा चली कि योगी जी की बात नहीं मानने का ये नतीजा है। दूसरी तरफ एक धड़ा है जो ये कहता है कि हम 2014 में जीते, 17 में हम जीते, 19 में हम जीते, लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 चुनाव ऐसे हुए, जो पहला विधानसभा का चुनाव था जिसमें हमारी सीटें कम हो गई और लोकसभा में भी हम कम हो गए। तो वो खेमा ये तर्क देता है। तो कुल मिला के एक ये नहीं अब कह सकते कि ये बहुत अनुशासन वाली पार्टी के भीतर से आवाजें नहीं आ रही। दूसरी तरफ जिस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के सवाल का और जवाब का जिक्र कर रहे थे आप, उसके बाद, उस कॉन्क्लेव के बाद उसी दिन मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस मुलाकात के बाद फोटो ट्वीट नहीं की, जो कि हमेशा एक बड़ी औपचारिकता जैसी चीज है। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे सीएमओ भी उसको नहीं ट्वीट कर पाया। अब यहाँ देखिए, राजनीति में घटना कब होती है वो तो अपनी जगह जब होगी तो सबको पता चलेगा, लेकिन ऐसे संकेतों से चर्चा बहुत तेज हो जाती है। और अब ये चर्चा होने लगी कि
अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी, अभी तक तो अमित शाह का जिक्र होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का भी इसमें लपेटा जा रहा है नाम, कि वो भी शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है। अब इस बीच में एक चीज ये समझ लीजिए कि केशव मौर्य पार्टी के भीतर बहुत पहले से, और पार्टी ने उनको दिया भी बहुत कुछ, लेकिन पिछली जब सरकार बनी है 2022 के बाद, तो वो डिप्टी सीएम तो जरूर रहे, लेकिन एक तो चुनाव हारे, दूसरा डिप्टी सीएम रहे बने तो, लेकिन विभाग उनके पास पुराने विभाग से ज्यादा छोटा विभाग आ गया। तो कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है जो तमाम चर्चाओं को जन्म दे रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह भी बात हो रही है कि शायद अब पार्टी किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रही है। तो जितनी जगह आप जाइए उतनी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन हां, चर्चाएं हो रही हैं। अब ये चर्चा हो रही है, हवा में है, कुछ संकेत हैं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं और कुछ जाहिरा तौर पर ज्यादा वोकल होती जी। नहीं, इंटरेस्टिंग है नीरज जी। और तमाम चर्चाएं हैं। जैसे एक चर्चा उत्कर्ष जी जो एक जानकारी दे रहे थे, वो जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल नई है, जो दिल्ली मुलाकात की बात आप कह रहे हैं उत्कर्ष जी। लेकिन चर्चा ये भी है कि पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र किया संसद में, तो इस बार उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया। महाकुंभ की लंबी टिप्पणी की, लेकिन योगी जी का नाम नहीं लिया। लेकिन नीरज जी, ये भी उतना ही सच है कि जब जब इस तरह का जिक्र होता है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में सब ठीक नहीं है, तब तक दिल्ली की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज आ जाता है योगी जी के पक्ष में। कभी पीएम कंधा रख देते हैं, कंधे पर हाथ रख देते हैं, कभी इतनी ज़्यादा तारीफ कर देंगे कि ये सारी चर्चाएं दब जाती हैं। कुमार सर, लेकिन आप एक सवाल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है कि योगी जी और दिल्ली के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अभी ये उतना मुखर रूप से है भी कि नहीं भी है, ये एक अलग मसला है। लेकिन ये लगातार योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि गोरखपुर वापस लौट जाने के लिए वो ज़्यादा मुफीद समझेंगे, मठ के लिए काम करना वो ज़्यादा मुफीद समझेंगे, या राम मंदिर बनना हमारा उद्देश्य था, सरकार रहती या चली जाती, ये सारी बातें इतनी फ्रिक्वेंटली, इतनी लगातार कम दिनों के अंदर बार बार दोहराने का क्या मतलब है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी इन बातों से किसी अपने ही पार्टी में नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को कोई राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक राजनीति करने की अपनी एक स्टाइल है, वो उन्होंने अपनी वो स्टाइल को बदला नहीं है, बल्कि वो और दिन प्रतिदिन और आक्रामक होते जा रहे हैं अपने हिंदुत्व की राजनीति में। तो क्या ये बार बार ये कहना कि मैं मठ लौट जाना ज़्यादा पसंद करूंगा बनिस्पत की सत्ता मेरे पास रहे, ये कोई मतलब बिटवीन द लाइन्स इसमें कुछ और पढ़ा जाना चाहिए? नहीं, इसमें कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये संदेश सीधे अपने नेतृत्व को ही है। और मुझे इसमें दो चीजें नजर आती हैं। एक तो अगर कहीं कोई ये चर्चा हो या चल रही हो या कोई बात हो कि आप दिल्ली आ जाएं, दिल्ली में बड़ा पद ले लें, तो एक संदेश तो सीधा है कि भाई मुझे दिल्ली नहीं जाना है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई राम राम, मैं अपने मठ चला जाऊंगा। एक सीधा संदेश अपने नेतृत्व को ये है कि कोई ये ना सोचे कि आपने मुझे यहाँ बनाया है, फिर जब चाहेंगे तो यहाँ से आप दिल्ली बुला लेंगे। आपने मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, दोबारा जीत करके हम आए हैं, और अगर मुख्यमंत्री नहीं तो फिर मैं मठ चला। ये तो सीधा संदेश है, क्योंकि बीच बीच में बातें उठती रहती हैं, चलती रहती हैं। अब अंदर खाने कौन सी बात होती है कोई नहीं जानता, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई सोचेगा, मैं अभी नहीं समझता ये। हालांकि चर्चाएं बहुत हैं, चर्चाओं का कोई और छोर नहीं है। और आप जहां बैठेंगे, जितने मुंह उतनी बातें, पार्टी में, पार्टी के बाहर, पार्टी के पावर कॉरिडोर्स में, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में आपको खूब चर्चाएं मिलेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस वक्त किसी तरह के इस फैसले को सोच रही होगी या सोच रही है। मुझे लग रहा है कि अगर कुछ चीजें और है इसके अलावा, जो ये है कि मुख्यमंत्री रहते हुए 100% उनके पास अधिकार है। कहने का मतलब है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का एक प्रशासनिक अधिकार ही उसके पास नहीं होता, पार्टी का भी एक बड़ा अधिकार होना चाहिए।
अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने का भी एक बड़ा अधिकार होना चाहिए। क्या ये है? ये सवाल है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ कहीं ना कहीं ये बताने दिखाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री के अलावा भी आप मेरी यूटिलिटी समझिए। यानी कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष चुन रहे हैं तो फिर सिर्फ मुझसे पूछा नहीं जाए, मेरी सहमति हो, मेरी बात मानी जाए। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो वो मेरी चले। मेरे चूंकि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री मैं हूं तो मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये सब संकेत मुझे इसमें छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा देना और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सिर्फ प्रशासनिक तरीके से काम करने देना और एक पार्टी के नेता की तरह पूरा समावेशी बना करके पूरे अधिकार के साथ चलने देना, दोनों में अंतर है। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला इस वक्त मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि बड़े बड़े बदलाव बीजेपी के अंदर होने हैं और उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये अपने तरफ से जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए कि भाई अध्यक्ष चुन लिया जाए, उनको पता भी न चले, मंत्रिमंडल के सदस्य के नाम आ जाएं और उनको पता भी न चले। मुझे लगता है ये संदेश इसमें कहीं ज्यादा है बनिस्पत इसके कि उन्हें हटा करके किसी और को बनाया जाएगा। मैं तो इसको रूल आउट मानता हूं कि ये चीजें नहीं हो रही। अमीश नहीं, अभी सही बात है, हटा के बनाया जाएगा ये तो दूर की कौड़ी ही कही जा सकती है, या पता नहीं भाजपा क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, क्योंकि भाजपा के पास हर तरह के उदाहरण बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं इतनी बड़ी जीत मिली थी, तब उनको दिल्ली बुलाकर कृषि मंत्री बना लिए। चर्चा ये हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक वो फैसला हुआ नहीं है और उसमें कयासबाजियां तो बहुत प्रकार की है नीरज जी, लेकिन उस पर अलग से आएंगे। मैं आता हूँ उत्कर्ष सर आपके पास। बीजेपी आज के ज़माने में एक्सेल सीट की भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई। मैं एक्सेल सीट की पॉलिटिकल पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ नपा तुला है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड फैसले हो रहे हैं बीजेपी में। बहुत किसी एक दूसरे को निपटाने वाली राजनीति का एविडेंट नहीं है। मतलब वो अगर मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदल रहे हैं तो तर्क ये दे रहे हैं कि लोगों को शिवराज सरकार से बार बार, अब वहाँ ने एक परिवर्तन चाहिए था, पार्टी ने विद इन पार्टी परिवर्तन कर दिया, तो लोगों को पार्टी चुनाव से पार्टी बदलने की नौबत नहीं आएगी। ये हम लोग हरियाणा में देख रहे हैं, तमाम जगहों पर हम लोगों ने देखा, बीजेपी ऐसा करती रही है। दूसरा, परफॉर्मेंस को भी बीजेपी मैप करती है। बिहार के पास तो कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है ना, कोई बिहार लीडरशिप में तो कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन बीजेपी का स्कोर 2024 का लोकसभा चुनाव का वहाँ गठबंधन दलों के साथ मिलकर शानदार स्कोर रहा। उत्तर प्रदेश का स्कोर गड़बड़ हो गया 2024 में, और उत्तर प्रदेश का स्कोर ही गड़बड़ होना वो वजह है कि आज केंद्र की मोदी सरकार जो है वो बैसाखियों के सहारे है, उस तरह की ताकत उसके पास नहीं है जो 2019 में उसके पास थी। उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल स्टेट बीजेपी बना चुकी थी 2014, 17, 19, जब ऐसा लग रहा था कि अब ये गुजरात मॉडल वाला स्टेट हो गया है, ये मध्य प्रदेश मॉडल वाला स्टेट हो गया है, ये वो मॉडल वाला स्टेट हो गया कि अब इसको बीजेपी नहीं हारेगी, यहाँ पर उसका अखंड प्रयोग सफल हो गया। लेकिन ये प्रयोग 2024 में गड़बड़ हो गया। जो आप जब इस तरह की चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर या उनके सियासी भविष्य को लेकर, या उनको जो बातें की जा रही कि नई संभावनाएं उनके लिए तलाश सकती है पार्टी, क्या ये परफॉर्मेंस भी उसके पीछे एक वजह है? देखिए, जब तक चीजें अच्छी चलती रहती हैं तब तक तो अच्छी चलती रहती हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब के सिलसिले तेज हो जाते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति मध्य प्रदेश और गुजरात की राजनीति जैसी है नहीं, बहुत वाइब्रेंट है ये पॉलिटिकली ये प्रदेश, और ऐसे प्रदेश में 8 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहना किसी के लिए भी एक बड़ी बात है, और ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के राजनीति में, ये रिकॉर्ड है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बने हुए 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसके समारोह भी हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बड़ा राजनीतिक महत्वाकांक्षी प्रदेश भी है, यहाँ गणित भी बहुत अलग तरीके से है, और यह भी सच है कि आज से 8 साल पहले सरकार की जो छवि थी, 8 साल बाद वो छवि नहीं बची। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास, 3 बड़े मसले थे। कानून व्यवस्था के भीतर चीजें बिगड़ी हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी में पिछले 4 दिनों में लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले
और वो रणनीति भी सवालों के घेरे में है, जो एनकाउंटर पॉलिटिक्स या बुलडोजर पॉलिटिक्स जिसको कहा गया। विकास के दावे हैं मगर शायद जमीनी हकीकत से थोड़े से दूर है। और भ्रष्टाचार तो अभी हमारा एक आईएएस ऑफिसर जो इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के सीईओ थे वही उस आरोप में गिर गए। तो ऐसा नहीं है, अब सरकार का रसूख, अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी भी देखने वाली है कि उन्होंने क्या किया। वो बिल्कुल अपने बेसिक्स पे चले गए। हिंदुत्व की राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, अपना करियर शुरू किया था एक एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति का। और अब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उसी लाइन पर हैं, क्योंकि वो इस बात को लेकर के यही उनका वो अस्त्र है जिससे वो पार्टी के बाहर या पार्टी के भीतर वो लोगों को जवाब दे सकते। ब्रांड हिंदुत्व जो है, अब योगी समर्थकों का यह मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी उनको हिलाने की कोशिश की तो जो हिंदुत्व का वोटर है वो आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन पार्टी की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से एक जाति विशेष को लेकर के तैनाती में आरोप लगने लगे हैं, अगर वही कायम रहा तो जमीन पर जो ओबीसी या दलित जातियों की जो नाराजगी है, कई जगह ब्राह्मण समाज के लोगों की बड़ी नाराजगी है, इसका क्या होगा। तो एक द्वंद्व तो है। 8 साल निर्विवाद भी रहना एक उपलब्धि है, लेकिन 8 साल के बाद दूसरी आलोचनाओं को रोक के रखना भी एक बड़ी कला हो सकती है राजनीति में। लेकिन योगी की पर्सनालिटी, उनकी शैली ये जरूर कहती कि वो हमेशा आक्रामक रहे। ये जवाब भी उनका आक्रामकता का जवाब है। तो वो अपनी शैली नहीं बदलने वाले हैं, अपनी यूएसपी नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन पार्टी के भीतर जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन इससे बहुत मेल खाता हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी हो सकता है कि कुछ लोगों से बातचीत करने के आधार पर बनी है, सीमित हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि जो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले तक जो स्थिति थी एक्सेप्टेंस और दबदबे की, वो अब थोड़ी हिली हुई है। इसीलिए ये सारे जवाब, ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं, कुछ द्वंद्व हैं, लेकिन हमें इसके बीच में ये भी याद रखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। और हाल में कुंभ के दौरान भी, भले ही कुंभ के इंतजामों पर कितने भी सवाल उठे हों, लेकिन अगर एक आप ओवरऑल इमेज देखते हैं तो कुंभ का भी एक शानदार सफल आयोजन महाकुंभ का योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुआ है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। और आने वाले दिनों में चूंकि 2027 के मद्देनजर अब तमाम फैसले लिए जाने हैं और तमाम राजनीतिक कदम उठाएंगी तमाम पार्टियां। योगी आदित्यनाथ को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य से उनके रिश्तों को लेकर जो सवाल उठते हैं आने वाले दिनों में, वो हमें दिलचस्प करवटें लेते हुए दिखाई देंगे। हमारी नज़र उन पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।